साथियों, इस वीडियो में हम एलजी पैकेज एसी का उस मॉडल या उस एक तरफ से कहा जाए तो उस एसी का जिसमें 3 कंप्रेसर या 4 कंप्रेसर लगा होता है और उस सर्किट का जिसमें 2 कंप्रेसर लगा होता है, यानी सीरीज वाला कंप्रेसर जो होता है, उसका जो मैकेनिकल जो एक डिजाइनिंग होती है और गैस का जो सर्कुलेशन होता है उसको अच्छे तरीके से मैं एनिमेशन के तौर पे और जो डायग्राम हमारा एक डिजाइनिंग है उसके माध्यम से हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि एलजी पैकेज का 15 टन का मशीन या 20 या 25 टन का मशीन कि उस सर्किट का गैस का सर्कुलेशन और मैकेनिकल डिजाइनिंग कैसे होती है, जिसमें 2 कंप्रेसर लगा होता है, दोनों स्क्रॉल कंप्रेसर होता है और दोनों का मैकेनिकल भाग कहाँ पे किस किस तरीके से जुड़ा होता है। जाहिर सी बात है, जब 2 कंप्रेसर लगा होता है तो उसका दोनों डिस्चार्ज भी आपस में जुड़ा होगा। 2 कंप्रेसर लगा है तो दोनों का सक्शन भी हमारा आपस में कैसे जुड़ा होगा, कहीं न कहीं एक टेक्नीशियन के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पैदा करता है माइंड में कि ये कैसे होता है, ठीक है? और आखिर में जब जुड़ता है तो क्या इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या डिफरेंट होता है? तो चलिए हम उस सर्किट के बारे में हम देखते हैं कि आखिर में उसका डिजाइनिंग कैसे होती है, गैस का सर्कुलेशन कैसा होता है, जिसमें 2 कंप्रेसर लगा होते हैं एलजी पैकेज एसी में। देखिए, जब हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमने पहले मेंशन किया है कि एलजी पैकेज एसी सीरीज कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट साइकिल, यानी रेफ्रिजरेंट साइकिल का मतलब क्या है कि एलजी पैकेज एसी का वह सर्किट जिसमें 2 कंप्रेसर लगा होता है, उसमें गैस का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है? और इसको हम एनिमेशन के तौर पे देखेंगे ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे नीचे कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2। ज़ाहिर-सी बात है, 2 कंप्रेसर लगा होता है, हमारा कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 होगा। हालाँकि ये कैसे पहचानते हैं, जब हम सर्किट मशीन के पास जाते हैं और जब मशीन कंपनी का लगा मतलब कंपनी का इंस्टॉल किया हुआ अगर कंप्रेसर आता है तो कंप्रेसर के टॉप पे यानी उसके हेड पे स्टिकर लगा होता है, जहाँ पे मेंशन किया होता है सर्किट ए का A1 कंप्रेसर या सर्किट बी का B1 कंप्रेसर, A2 कंप्रेसर, इस तरीके से मेंशन किया होता है। तो आपको कंप्रेसर इस तरीके से दिखेगा, जो स्क्रॉल कंप्रेसर होता है और ये इसके कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। हालाँकि हमने जिस मशीन पे काम किया वो एलआरए 120 का है और 3 फेज़ 220 वोल्टेज है, 60 हर्ट्ज़ है इसका, ठीक है? तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल कंप्रेसर दिखेगा और ये स्क्रॉल कंप्रेसर ही लगा होता है एलजी पैकेज एसी में, ठीक है? उसके बाद हमारा कंडेंसर कॉइल आता है मैकेनिकल भाग में। जो कंडेंसर कॉइल हमको, हालाँकि मैंने इसमें एक सिंपल से बनाने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को समझ में आए और हमको भी एक्सप्लेन करने में आसान हो कि हाँ, क्या सच में मैं उसी डिज़ाइनिंग के बारे में समझा रहा हूँ, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग के बारे में समझा रहा हूँ, जो एलजी पैकेज एसी में होता है। तो ये हमारा कंडेंसर कॉइल है, जो आपको एक तरफ से दिखने में ऐसा दिखेगा। मैंने रेड कलर इसलिए कर दिया क्योंकि कंडेंसर में हमेशा हीटिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल भी लगभग सेम होता है, बट उसकी थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग अलग होती है। तो मैंने आपको एक एनिमेशन के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है कि हमारा लेफ्ट वाला कंडेंसर कॉइल है और राइट वाला हमारा इवेपोरेटर कॉइल है। थोड़ा का दोनों का हमने थोड़ा-सा कलर चेंज कर दिया है। रेड वाला कंडेंसिंग वो हमेशा ओवरहीटिंग में, मतलब हमेशा हीटिंग में होती है और जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल है, कूलिंग कॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा-सा ठंडा होता है, इसलिए हमने उसको ब्लू कर दिया है। उसके बाद हमारा देखिए कंप्रेसर का डिस्चार्ज, देख सकते हैं दोनों कंप्रेसर का डिस्चार्ज जैसे आउट होता है, तो ये एक तरफ से जो हमने एक क्या बोलते हैं उसको, ये शेप दिया है, वो शेप C1 सॉरी CV1 और CV2 है। CV का मतलब क्या है? चेक वाल्व। CV2 का मतलब भी है चेक वाल्व। जब 2 कंप्रेसर आपस में जुड़ा होता है तो उसका जो डिस्चार्ज है इसी चेक वाल्व से जुड़ता है और इस चेक वाल्व का फंक्शन क्या होता है कि नीचे से जो गैस कंप्रेसर से जो आउट होके चेक वाल्व में इन हो रहा है, इधर से इन होगा, ऊपर से आउट होगा। लेकिन ऊपर से इन होके नीचे इन नहीं होगा। इस चेक वाल्व की खासियत है और यही इसका वर्क प्रिंसिपल ही इस सीरीज में सबसे एक इम्पोर्टेंट होता है कि क्या चेक वाल्व प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर ये चेक वाल्व अगर हमारा CV1, CV2 अगर ये चेक वाल्व प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो होता क्या है कि कंप्रेसर में ओवरहीटिंग बढ़ती है। कंप्रेसर में ओवरहीटिंग बढ़ता है तो ओवरहीट होके बंद होता है और हाई एम्पीयर लेके भी बंद हो जाता है हमारा, ठीक है।
तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस मैकेनिकल इसकी डिज़ाइनिंग में, जो चेक वाल्व है, ठीक है? तो चेक वाल्व एक ही तरफ से खुलता है, जिसको एक तरफ से प्लम्बिंग की भाषा में समझे तो इसको एनआरबी बोलता है, ठीक है? नॉट रिवर्सिंग वाल्व। तो नीचे से इसका गैस इन होगा और आउटलेट हमारा ऊपर से है। उसके बाद हमारा ये देख सकते हैं ना कि नाम मेंशन किया हूँ। उसके बाद हमारा ये दोनों एक साथ वी शेप से जुड़ता है और सीधे हमारा चला जाता है कहाँ पे? कंडेंसर कॉइल में। यानी दोनों कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है, वो चेक वाल्व से जुड़ता है। चेक वाल्व से जब हमारा एक वी शेप का जो पाइप होता है, 5 फीट का साइज़ होता है, वो उससे हमारा गैस उन दोनों में वी शेप में हमारा जो दोनों डिस्चार्ज लाइन है, इन होता है। उसके बाद सीधे चला जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में इन होते ही हमारा कंडेंसर से सीधा आउट होता है और कंडेंसर से आउट होने के बाद सीधा कहाँ जाता है हमारा? इवोपरेटर के पास। और इवोपरेटर के पास जाता है तो सीधे इवोपरेटर में इन नहीं होता है। सिंगल कंप्रेसर हो या डबल कंप्रेसर हो, वो इवो यानी कंडेंसर से जो गैस हमारा आउट होता है, वो हमारा सीधे इवोपरेटर में इन नहीं होता है। वहाँ पे भी मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है। तो वहाँ पे डिवाइस कैसा लगा होता है देख सकते हैं, फ़िल्टर लगा होता है जो इस शेप में आपको दिखेगा। फ़िल्टर आपको इस शेप में दिखेगा। एक तरफ से 5 फीट का इनलेट होगा और आउटलेट पतली-पतली कैपिलरी के माध्यम से होगा, जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखाने का प्रयास किया एनिमेशन के तौर पे। और ये जो कैपिलरी है आपको 14 कैपिलरी होती है, मतलब 14 कैपिलरी। अब देखिए 14 कैपिलरी जैसे हमारा इन होता है इवोपरेटर में, तो इवोपरेटर में जब जैसे इन होता है तो हमारा इवोपरेटर चिल्ड हो जाता है। चिल्ड होने के बाद वहाँ से जो हमारी रेफ्रिजरेंट है वो आउट होती है इस ब्लू लाइन से। देख सकते हैं हमने एनिमेशन के तौर पे समझाने का प्रयास किया है। ये ब्लू लाइन कहाँ पे जाता है? ये ब्लू लाइन भी सीधा कंप्रेसर में नहीं इन करता है। वहाँ पे भी एक मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मैं अभी थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ। चलिए पहले एनिमेशन देख लीजिए। हमारा एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर की डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे होती है। यानी एक इनलेट होता है और 2 आउटलेट होता है। यानी ऊपर से इन होगा गैस जो इवेपोरेटर से आएगा और नीचे से 2 आउट होगा जो हमारा कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 में जाएगा। देखिए इस इस एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या है? अ, जब इवेपोरेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आउट होता है, वो सीधे जाता है हमारा कहाँ? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, उस रेफ्रिजरेंट में कुछ लिक्विड हमारा लिक्विड फॉर्म में भी हमारा गैस होता है। तो वो क्या होता है, वो लिक्विड नीचे तल पे बैठ जाता है उसके बेस में, यानी जो सिलेंडर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, उस सिलेंडर के नीचे बैठ जाता है और जो वेपर हमारा जो सिर्फ हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो सीधे कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 को जाता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो एक्यूमुलेटर का मेन काम है ऑयल ऑयल को रेफ्रिजरेंट से मतलब सेपरेट करना और रेफ्रिजरेंट को वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट करके उसको कंप्रेसर में भेजना। ज़ाहिर-सी बात है कि जब कंप्रेसर का सक्शन जो है हमेशा वेपर ही शक करता है, तो वो वेपर जितना ही वेपर रहेगा उतना ही हमारा कंप्रेसर अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये भी बात है कि ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर भी अगर हमारा मतलब तेल से भरा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है सक्शन साइड में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सक्शन साइड में हाई प्रेशर थोड़ी-सी बढ़ जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक एनिमेशन देखने का प्रयास किया। अब चलिए इसी एनिमेशन के हम पिक्चर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि गैस का जब सर्कुलेशन होता है, तो वो किस तरीके से होता है, कहाँ पर किस-किस पोज़ीशन में हमारा गैस होता है और कहाँ पे ब्लॉकिंग होता है, तो कंप्रेसर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कंडेंसर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या हमारा इवेपोरेटर कॉइल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम एनिमेशन के माध्यम से तुमने देख लिया, अब हम इसी डायग्राम को एक व्यू के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारा ये प्रॉपर तरीके से इसमें गैस का सर्कुलेशन कहाँ पे किस पोज़ीशन में होता है और कहाँ पे अगर थोड़ी बहुत फ़ॉल्ट होती है तो मैकेनिकल हमारा फ़ॉल्ट इश्यू शो करता है। तो चलिए हम इसको तस्वीर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है एलजी पैकेज एसी सीरीज़ कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट साइकिल, ठीक है? जिसमें 2 कंप्रेसर का सीरीज़ है। नीचे देख सकते हैं हमारा ये 2 कंप्रेसर है कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 दोनों स्क्रॉल कंप्रेसर है, डिफरेंट कैपेसिटी की भी हो सकती है, डिफरेंट वोल्टेज का भी हो सकता है। तो इसमें मैं जिसमें मैं जो समझा रहा हूँ वो 220 वोल्टेज का है और एलआरए 120 का है, ठीक है? देखिए कंप्रेसर से दोनों कंप्रेसर से जैसे हमारा गैस आउट होता है वो सीधे जाता है सीवी 1 सीवी 2 में यानी चेक वाल्व 1 चेक वाल्व 2 में।
ठीक है। जब चेक वाल्व हमारा खराब होता है तो यहाँ से गैस जो होता है, एक कंप्रेसर का गैस दूसरे कंप्रेसर में इन करता है, या कंप्रेसर 1 का अगर चेक वाल्व खराब होगा तो कंप्रेसर 2 का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो कंप्रेसर 1 में इन हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत इन कर जाता है। या अगर चेक वाल्व हमारा 2 खराब है तो कंप्रेसर 1 का जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है वो कंप्रेसर 2 में इन कर जाता है, मतलब उसके अंदर जाता है। तो मत एक तरफ से जाता नहीं है पूरा, लेकिन उसको फोर्स करता है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर ओवर हीटिंग होते हैं। या एक तरफ से ये देखें कि सर्किट ए हो या बी हो जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। कंप्रेसर 1 का अगर चेक वाल्व खराब है तो कंप्रेसर 1 ही हमारा ओवरहीट होगा, या कंप्रेसर 2 का चेक वाल्व खराब है हमारा तो कंप्रेसर 2 ही हमारा ओवरहीटिंग होगा, ठीक है। और कभी-कभी ये भी होता है कि टेक्नीशियन गैस चार्जिंग के टाइम या नया कंप्रेसर जब लगाता है और इस तरह का चेक वाल्व फॉल्टी मिल जाता है, तो वो कंप्रेसर लगाने के बाद उसको बिना चेक किए जब गैस डाल देता है, तो कंप्रेसर ओवरहीट होता है, वो भी यही इसी रीज़न की वजह से होता है। हालाँकि रीज़न तो कई हैं कंप्रेसर मतलब ओवरहीट होने का, लेकिन ये जो मुख्य रीज़न है, ये भी रीज़न है, ठीक है। तो हमेशा एलजी पैकेज पे काम करने वाले टेक्नीशियन को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि क्या चेक वाल्व प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जब हमारा गैस सीधे जाता है कंडेंसर कॉइल में, तो कंडेंसर कॉइल में जब गैस जो जाता है, ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में होता है। ये जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है चेक वाल्व से जो निकलता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में होता है। कंडेंसर में जैसे ऊपर से इन होता है और नीचे की तरफ धीरे-धीरे आता है, और ज़ाहिर-सी बात है जब हमारा ये गैस का सर्कुलेशन होता है तो उस टाइम हमारा दोनों कंडेंसर फैन चल रहा होता है। कभी-कभी एलजी पैकेज एसी में 4 कंडेंसर फैन भी मिलता है और कभी-कभी 2 कंडेंसर फैन मिलता है। तो आप जो भी समझिए जिस भी सर्किट पे काम कर रहे हैं। तो कंडेंसर फैन जैसे हमारा चलता है तो वो हीटिंग कंडेंसर कॉइल को रिलीज़ करता है। तो वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में है, वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में बदलता है धीरे-धीरे। वो हमारा ये येलो लाइन से जा रहा है, हमने इसको थोड़ा-सा कलर चेंज किया ताकि थोड़ा-सा समझने में आसानी हो। तो वो जो रेफ्रिजरेंट है जो कंडेंसर कॉइल से निकलता है, वो इस येलो लाइन से निकलता है और निकल के कहाँ जाता है? सीधे फ़िल्टर में। अब देखिए, इस पूरे मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में ये जो हमारा फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर का भी एक बहुत ही एक बड़ा रोल है। जब आप सर्किट 1 हो मतलब सर्किट कोई भी सर्किट हो जिसमें 1 कंप्रेसर लगा हो या 2 कंप्रेसर लगा हो। अगर उसमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि 300 से ऊपर अगर प्रेशर जाता है, अगर R22 नंबर का गैस है, तो ये जो फ़िल्टर है टोटल जो उस हाई प्रेशर क्रिएट करने का जो एक मुख्य पॉइंट है, यही फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर के अंदर डिज़ाइनिंग कैसे होती है, मैं थोड़ा-सा दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो कटिंग किया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से इस फ़िल्टर को हमने कटिंग किया है, और इस फ़िल्टर के सेंटर में एक मेटल फ़िल्टर लगा होता है, जाली लगी होती है, जो हमारा कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट आउट होता है, चेक वाल्व से कंडेंसर कॉइल में जाता है, कंडेंसर कॉइल से जो हमारा सीधे गैस फ़िल्टर में जाता है, उस रेफ्रिजरेंट के अंदर कार्बन, कॉपर पार्टिकल छोटा-छोटा, या तेल के मतलब तेल तो ख़ैर चलो छन जाता है, बट कार्बन पार्टिकल या हमारा कॉपर पार्टिकल जो होता है छोटा-छोटा बारूद जिसको बोलते हैं, तो बुरादा जिसको बोलते हैं, वो इस फ़िल्टर में छन जाता है। वो छन के जो पतले-पतले हमारे कैपिलरी है, जो 14 कैपिलरी 14 कैपिलरी लगी होती है अगर सीरीज़ कंप्रेसर है तो। ये 14 कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट हमारा आउट होके इवेपोरेटर में जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है कैपिलरी इतनी पतली होती है कि उसमें अगर कार्बन पार्टिकल या हमारा कॉपर पार्टिकल अगर फँस जाता है तो वहाँ ब्लॉक कर देता है वो। इसीलिए इस फ़िल्टर को लगाया जाता है कि ये फ़िल्टर रेफ्रिजरेंट को पूरा छान दे। छान दें का मतलब जो कार्बन पार्टिकल है और जो हमारा कॉपर पार्टिकल है छोटा वाला, छोटा-छोटा, उसको वहीं पे छान के सेपरेट कर दें, ऊपर ही रख लें, और सिर्फ़ हमारा वेपर में या लिक्विड फॉर्म में हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है कुछ, वो सीधे इवेपोरेटर में इन कर जाए। तो इस तरीके से हमारा ये फ़िल्टर का मुख्य रोल होता है हाई प्रेशर को क्रिएट करने में। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब मैं जब समझा रहा हूँ तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए
कि एलई पैकेज एसी में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यानी 300 से ऊपर प्रेशर जब जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये फ़िल्टर हमारा टोटली ब्लॉक है। ब्लॉक है का मतलब क्या है? यहाँ से गैस हमारा 100% कैपिलरी के माध्यम से सीधे इवेपोरेटर में इन नहीं हो रहा है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्लियर। आगे हम देखते हैं, जब हमारा कैपिलरी से जब गैस सीधे इवेपोरेटर में आती है, तो आपको पता है जब गैस का सर्कुलेशन होता है उस टाइम हमारा कंडेंसर फैन भी चलता है और इवेपोरेटर फैन, यानी जिसको हम ब्लोअर मोटर बोलते हैं, और ब्लोअर मोटर चलता है तो इस हमारा इवेपोरेटर से जो गैस होती है, सॉरी, फ्रेश एयर होता है जो बिल्डिंग की होती है वो पास होती है। तो जो एयर इन होता है इवेपोरेटर में वो थोड़ा हीट होता है, और हमारा इवेपोरेटर कॉइल जो होता है वो ठंडा होता है। तो वो हवा इस इवेपोरेटर से पास इन होकर जैसे आउट होती है वो चिल्ड हो जाती है। इवेपोरेटर की जो कूलिंग है वो रिलीज करती है इवेपोरेटर का ब्लोअर मोटर, ठीक है? जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है? वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर भी थोड़ी सी लिक्विड मात्रा होती है। तो अब इवेपोरेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है वो इस ब्लू लाइन से हमने दिखाया है। जो ब्लू लाइन से हमारा आउट होती है, आउट होकर सीधे एक्यूमुलेटर में इन होती है। एक्यूमुलेटर में इन होने का देखिए, एक्यूमुलेटर में जैसे जब इन होता है तो जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आउट होकर हमारा एक्यूमुलेटर तक पहुंचती है, वो अपने साथ थोड़ी सी ऑयल की मात्रा भी लेके आती है, ठीक है? और वो जो ऑयल की मात्रा है जब दो कंप्रेसर में सब पास करना है, तो एक्यूमुलेटर के इस मेटल सिलेंडर में आती है। ये मेटल होता है और ऊपर का जो इनलेट पाइप होता है वो कॉपर भी होता है, आउटलेट जो पाइप होता है वो भी हमारा कॉपर होता है, लेकिन ये सिलेंडर स्टील का होता है, ठीक है? तो जैसे हमारा जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आउट होता है, आउट होने के बाद सीधे इवेपोरेटर में इन होता है। इन होते ही क्या होता है, वो एक लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम में एक फैल जाता है। उससे होता क्या है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है या जो लिक्विड लेके आया है साथ में, वो क्या करता है कि सिलेंडर इन होते ही उसको सेपरेट कर देता है। तो तेल जो है नीचे बैठ जाता है, ठीक है? और जो रेफ्रिजरेंट है वेपर में ऊपर हो जाता है। तो ऊपर जैसे होता है हमारा कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 वो सक करता है, सक्शन से खींचता है वो। तो एक्यूमुलेटर का मुख्य काम भी यही है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट के अंदर ऑयल है उसको सेपरेट करना और कंप्रेसर को प्योर वेपर में रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट करके सप्लाई करना है। एक्यूमुलेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन होता है वो वेपर में होता है, ठीक है? तो एक्यूमुलेटर से जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट आउट होता है वो कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 में जाता है। अब देखिए एक्यूमुलेटर में भी अगर कुछ फॉल्टी आता है तो क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, मैं थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जब हमारा इवेपोरेटर से जो हमारा गैस आउट होकर सीधे हमारा चला जाता है कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में, तो अपने साथ थोड़ी-सी तेल की मात्रा लेके आता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि थोड़ी-सी तेल की मात्रा लेके आता है, और ये जितनी बार स्टार्ट होगा या जितनी बार ये सर्कुलेट होगा थोड़ी बहुत तेल की मात्रा लेके आएगा। ऐसे में क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस एक्यूमुलेटर के सिलेंडर के अंदर थोड़ी-सी तेल की स्टोरेज हो जाती है, मतलब तेल की मात्रा इकट्ठा हो जाती है। और वो इकट्ठा जब ज़्यादा हो जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा गैस का जो सर्कुलेशन है, सिलेंडर के अंदर जो गैस से पास होने का एक जो प्रोसेस है, वो कंप्लीटली नहीं हो पाता है। जब तेल भर जाएगा तो हमारा जो गैस है मैक्सिमम ऑयल को लेके सर्कुलेट होगा इस सिलेंडर में। तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से गैस को सक नहीं करेगा, ठीक है? और यहाँ पे लो प्रेशर जो है थोड़ा-सा हाई हो जाएगा। लो प्रेशर हाई हो जाएगा मतलब क्या है कि जब गैस का सर्कुलेशन होता है, तो आप लो साइड में जब चेक करते हैं R22 नंबर का गैस, तो उस टाइम आपको 55, 50 या 60, 60 के आसपास या 65 के आसपास बैक प्रेशर शो करता है, ठीक है? वो प्रेशर इंक्रीज़ होके 70, 75 के पास चला जाता है, मतलब थोड़ी-सी ऊपर चला जाता है। जितना हमारा इसका जो एक रनिंग प्रेशर, बैक प्रेशर है, उससे थोड़ा-सा 10% मतलब 10 पीएसआई, 15 पीएसआई ऊपर चला जाता है। यह भी एक रीज़न है कि अगर हमारा सीरीज़ सर्किट में एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, अगर वहाँ पे सक्शन प्रेशर भी हमारा हाई दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सक्शन का जो एक्यूमुलेटर है, उसके सिलेंडर में तेल भरा हुआ है, और तेल भरा हुआ है तो उसका एक ही तरीका है, कंप्रेसर से डिस्कनेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से फ्लश करेंगे।
तो आपने इस तरीके से आपने देखा है कि सीरीज सर्किट में जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हो एलजी पैकेज एसी का, उसमें गैस का सर्कुलेशन कैसे होता है और कहाँ पे क्या-क्या छोटा फ़ॉल्ट होता है, फ़ॉल्टी शो करता है मशीन में, तो क्या-क्या एक बड़ा रीज़न क्रिएट होता है हाई प्रेशर या लो प्रेशर के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।